नमस्कार, स्वागत है आपका A1 न्यूज में। मैं हूं विशाली पारशर। अब रुक करते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। देश भर में भारी बारिश के बाद आधा देश बाढ़ में डूबा हुआ है। पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जिलों में गंगा कल खतरे के निशान को पार कर गई। पीएम मोदी के चुनाव क्षेत्र वाराणसी की हालत, गंगा में इतना पानी भर चुका है कि गंगा के घाट डूब गए हैं। 25 तारीख तक स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई है। इलाहाबाद में भी ऐसा ही हाल है, जहां सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायदा किया कि 5 बाढ़ प्रभावित राज्यों में राहत एवं बचाव कार्यों में केंद्र पूर्ण सहायता उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए हैं और उन्होंने स्थिति का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से बात की है। साथ ही मोदी ने एक ट्वीट में कहा, केंद्र राहत एवं बचाव अभियानों में पूर्ण मदद का आश्वासन देता है। मैं प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति के जल्द से जल्द सामान्य होने की उम्मीद करता हूँ। मोहन भागवत के हिंदुओं के ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले बयान पर बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश में कोई भी पॉलिसी लागू हो तो उसे समान रूप से लागू होना चाहिए। जनसांख्यिकी असंतुलन हमेशा खतरनाक होता है और देश इसके दुष्परिणामों को झेल चुका है। जनगणना के जो आंकड़े आए हैं वो हमें चेतावनी देते हैं। योगी ने आगे कहा कि मोहन भागवत के बयान को किसी भी स्थिति में गलत नहीं माना जा सकता है। जनसांख्यिकी असंतुलन समाज और देश के हित में नहीं है। वहीं मायावती के बीजेपी सपा की मिलीभगत के आरोप का जवाब देते हुए योगी ने कहा कि ये तो हर व्यक्ति जानता है कि कांग्रेस को सपा और बसपा ने मिलकर सहयोग किया था। रियो ओलंपिक में शानदार खेल का प्रदर्शन करने वाले 4 एथलीटों पीवी सिंधु बैडमिंटन, दीपा करमाकर जिम्नास्टिक, साक्षी मलिक कुश्ती और जीतू राय शूटिंग को सरकार ने 2016 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की है। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल हासिल किया है। ये उपलब्धि हासिल करने वाली वह पहली भारतीय महिला है। इसी तरह साक्षी मलिक ने 58 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है। दीपा करमाकर ने जिम्नास्टिक की सबसे कठिन प्राडुरवा स्पर्धा में 4था स्थान हासिल किया। वे चंद अंकों के अंतर से कांस्य पदक हासिल करने में चूक गई, लेकिन उन्होंने अपने खेल से लोगों का दिल जीता। जीतू रॉय ने शूटिंग में बेहतरीन प्रदर्शन किया। उधर दूसरी ओर रियो ओलंपिक में पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी साक्षी मलिक पर मुसलमान युवक ने फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। मेरठ निवासी और शहर के एक डिग्री कॉलेज के छात्र ने खुद को समाजवादी पार्टी से जुड़ा बताया है। आरोपी मुस्लिम युवक ने अपनी पोस्ट में साक्षी सहित दूसरी महिला खिलाड़ियों को निशाना बनाते हुए खेल को धर्म के साथ जोड़ा है। एसएसपी ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए क्राइम ब्रांच की साइबर सेल को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उससे पहले एक निजी संस्थान ने एसएसपी से मिलकर इस संबंध में शिकायती प्रार्थना पत्र के साथ फेसबुक पर डाली गई आपत्तिजनक पोस्ट के प्रिंट भी सौंपे। बताया गया कि ये पोस्ट 22 अगस्त की सुबह फेसबुक पर पोस्ट की गई है, जिसमें न केवल भारत की बेटी साक्षी मलिक का अपमान किया गया है, दूसरी महिला खिलाड़ियों और हिंदू धर्म को लेकर भी आपत्तिजनक और अमर्यादित टिप्पणी की गई है। मोदी सरकार बनने के बाद देश की सेना के लिए लोगों का प्रेम 7वें आसमान पर है। हर रोज चिट्ठी और ईमेल के जरिए आम लोग रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से पूछ रहे हैं कि वो अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा जवानों के लिए हथियार खरीदने के लिए देना चाहते हैं। ऐसे ही नागपुर की रहने वाली डॉक्टर वासंती वैद्य ने मनोहर पर्रिकर को पत्र लिखकर कहा है कि वो अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा देश की सेना के लिए जरूरी हथियार खरीदने के लिए देना चाहती है। साथ ही दूसरी ओर पुणे की एक बुजुर्ग दंपति ने रक्षा मंत्री को ईमेल लिखकर अपनी वसीयत के 40 लाख रुपए सेना के वीर जवानों के कल्याण के लिए देने की इच्छा जताई है। जबकि कोल्हापुर महाराष्ट्र के चंद्रसेन जाधव ने ईमेल के जरिए रक्षा मंत्री को लिखा है कि वो हर साल अपनी आय से 1000 रुपए जवानों के कल्याण के लिए देना चाहते हैं। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने अपने जवाब में लिखा कि उनके पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें आम नागरिक हथियार खरीदने के लिए पैसा दे सके। दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों पुलवामा, शोपियां, कुलगाम और अनंतनाग पूरी तरह से अशांति का माहौल है। यहां प्रभावी पुलिस बल के मौजूद नहीं होने के कारण सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग प्रतिदिन आजादी रैली निकालकर प्रदर्शन को जारी रखे हुए हैं। आपको बता दें कि इन जिलों में कुल 36 थाने मौजूद हैं, जिनमें से कुल 3 थाने ही काम कर पा रहे हैं। ये थाने पुलवामा, राजपुरा और अवंतीपुरा में हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक जब भीड़ ने पुलिस थानों पर हमला करना शुरू कर दिया तो बाकी थानों से सुरक्षा कर्मियों
को हटा लिया गया, जिससे थाने खाली हो गए। साथ ही पुलिस विभाग की माने तो पुलिस विभाग ने कुछ समय के लिए दर्जनों थानों को बंद करवा दिया था। ज्यादातर थाने अब खाली पड़े हैं, जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना और सीआरपीएफ हवाले कर दी गई है। सीआरपीएफ के जवान भी दक्षिण कश्मीर में नजर नहीं आ रहे हैं। दिल्ली में जानलेवा चाइनीज मांझे पर सियासत जारी है। हालांकि इस पर बैन लगाने को लेकर राज्य सरकार ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन ये कदम तब उठाया गया जब दिल्ली में 3 लोग मौत के शिकार हो गए। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन चाइनीज मांझे का मुद्दा आप विधायक सोमनाथ भारती ने उठाया। सोमनाथ ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने चाइनीज मांझे के आयात पर बैन नहीं लगाया, इसलिए दिल्ली में खतरनाक मांझे की बिक्री धड़ल्ले से जारी रही। हालांकि इसके साथ ही सिसोदिया ने माना कि चाइनीज मांझे पर बैन लगाने में उनकी सरकार से देरी जरूर हुई है। दिल्ली सरकार के इस आरोप का जवाब विपक्ष के बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने सरकार पर आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। गुप्ता ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में 3 मौतें हुई हैं, उनको बचाया जा सकता था। दिल्ली सरकार ने जानबूझकर मांझे पर बैन लगाने में कोताही बरती है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल को तैनात किए जाने पर भारत को चेतावनी दी है। चीन ने कहा है कि इससे पूर्वोत्तर में सीमा पर स्थिरता बनाए रखने में नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक चीन की ये प्रतिक्रिया उस समय सामने आई है जब भारत सरकार ने हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी ने इस महीने की शुरुआत में क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के उन्नत संस्करण से लैस एक नए रेजिमेंट के गठन की मंजूरी दी है। इस नए रेजिमेंट के गठन पर 4300 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये रेजिमेंट पर्वतीय युद्ध कौशल में पारंगत होगी। इस नए रेजिमेंट की तैनाती अरुणाचल प्रदेश में की जाएगी। जिगीशा मर्डर केस में 2 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है, वहीं एक को उम्र कैद की सजा काटनी पड़ेगी। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने इस मामले में रवि कपूर और अमित शुक्ला को मौत की सजा दी है। साथ ही जेल में अच्छे बर्ताव के कारण तीसरे दोषी बलजीत मलिक को उम्र कैद दी है। आपको बता दें कि आईटी प्रोफेशनल जिगीशा घोष का मार्च 2009 में ऑफिस से लौटते वक्त दोषियों ने किडनैप कर लिया था। 2 दिन बाद जिगीशा की लाश हरियाणा के सूरजकुंड में मिली थी। कोर्ट ने कहा ये कोल्ड ब्लेडेड मर्डर है और रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। इन पर जिगीशा के साथ ही टीवी जर्नलिस्ट सौम्या के भी मर्डर का आरोप है। ये अपना दोष कबूल कर चुके हैं। बीजेपी सरकार द्वारा पिछले दिनों पुडुचेरी में उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किरण बेदी अब राज्य के कुछ आला अधिकारियों से परेशान हो गई हैं। उनका कहना है कि उन्हें काम में अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे अपने पद से इस्तीफा देने से भी बिल्कुल नहीं सोचेंगी। किरण बेदी का कहना है कि वे राज्य में अच्छा कार्य करना चाहती हैं, लेकिन कुछ बड़े अधिकारी उन्हें सहयोग नहीं देते हैं। बताया गया है कि उन्होंने सुबह के समय सड़कों पर सफाई कार्य के लिए कुछ अधिकारियों को कहा था। अधिकारियों ने इस काम से इनकार कर दिया। खबरों के मुताबिक किरण बेदी अपने राज्य में सफाई अभियान को अंजाम दे रही हैं और इसी के चलते उन्होंने अधिकारियों से अभियान में सहयोग देने के लिए कहा था। समाजवादी पार्टी में एक तरफ जहां चाचा भतीजे के बीच रिश्तों को लेकर घमासान मचा है, तो वहीं दूसरी तरफ सांसद अमर सिंह ने कहा कि ये बलराम यादव, शिवपाल यादव और खुद उन्हें अपमानित किया जा रहा है। उनको लगता है कि राज्यसभा सीट के बदले उन्हें अपमान मिला। मुलायम सिंह से बात करने के बाद वह तय करेंगे कि आगे क्या करना है। साथ ही अमर सिंह ने कहा कि वे अपना इस्तीफा पार्टी के नेता को नहीं बल्कि हामिद अंसारी को देंगे। इस मामले में नवजोत सिंह सिद्धू उनके आदर्श है। अमर सिंह आगे कहते हैं कि अखिलेश यादव फोन पर नहीं आते हैं। जब उनसे फोन पर बात करने की कोशिश की जाती है तो उनके सचिव कहते हैं कि आपका नाम लिस्ट में डाल दिया गया है, आपको बता दिया जाएगा, आपसे बात करवा दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से दिए भाषण में बलूचिस्तान के पक्ष में कथित तौर पर आवाज बुलंद किए जाने का समर्थन करने के लिए पाकिस्तान ने शीर्ष 3 बलूच राष्ट्रवादी नेताओं के खिलाफ देशद्रोह सहित 5 मामले दर्ज किए हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि ब्रह्मदाग बुख्ती, हरबियार मर्री और बानो करीमा बलोच के खिलाफ बलूचिस्तान के खुजदार इलाके के 5 थानों में पाकिस्तान दंड संहिता की कई धाराओं के तहत देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। पाकिस्तान ने कहा कि मोदी ने बलूचिस्तान के बारे में बात करके लक्ष्मण रेखा लांघी है। उसने ये भी कहा कि वह अगले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में कश्मीर का मुद्दा भी उठाएगा।
जेएनयू छात्रा से बलात्कार मामले में ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुचेता ने हर कीमत पर पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की बात कही है। जेएनयू के भीतर मजबूत माने जाने वाले छात्र संगठन आइसा के कार्यकर्ता पर बलात्कार का आरोप है। आइसा अध्यक्ष ने पीड़ित छात्रा का साथ देते हुए आरोपी कार्यकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुचेता ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जो आरोपी शख्स उनके साथ नारे लगा रहा था वो इतनी घटिया मानसिकता का होगा। सुचेता ने कहा कि जेंडर जस्टिस के मुद्दे पर संगठन की राय दो तरफा नहीं हो सकती। वहीं सुचेता ने विश्वविद्यालय प्रशासन से आरोपी की विश्वविद्यालय से सदस्यता खत्म करने की मांग भी की है। बता दें कि आरोपी छात्र खुद जेएनयू का एक पीएचडी स्कॉलर है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बीजेपी शासित राज्य झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास के उस बयान की कड़ी आलोचना की है जिसमें उन्होंने कहा था कि जो गाय को मां नहीं कहेंगे उन्हें इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। पवार ने कहा कि गाय का सभी आदर करते हैं, लेकिन ऐसा कहने का अधिकार सीएम को किसने दिया? क्या ये देश उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है? साथ ही शरद पवार ने कहा ऐसा कहना मजाक करने जैसा है, क्योंकि हम गाय का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी जन्म देने वाली माँ हमारी माँ है, तो हम पहले हमारी माँ का आदर करेंगे। गाय का आदर करने की भूमिका में मंजूर है, लेकिन गाय को मां नहीं कहेंगे। रियो ओलंपिक में मैराथन दौड़ के दौरान भारतीय एथलीट ओपी जैशा को अपने ही लोगों की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ा। दरअसल इस स्पर्धा के दौरान तपती धूप में उनको पानी पिलाने या रिफ्रेशमेंट देने के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल दल का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। उनकी हौसला अफजाई के लिए भारतीय डेस्क पर भी कोई नहीं था। इस संबंध में बेंगलुरु में अपनी पीड़ा का इजहार करते हुए मीडिया से कहा कि भीषण गर्मी में उस जैसी लंबी रेस के लिए आपको ढेर सारे पानी की जरूरत होती है। 8 किलोमीटर की यात्रा के बाद पीने के पानी का एक समान पॉइंट होता है, लेकिन आपको हर 1 किलोमीटर यात्रा के बाद पानी की जरूरत होती है। अन्य एथलीटों को रास्तों में ये सुविधा मिलती रही, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे वहां कोई एक भी भारतीय झंडा देखने को नहीं मिला। राष्ट्रीय खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए A1 न्यूज़, क्योंकि हम खबरों की पड़ताल करते हैं तह से तह तक। धन्यवाद।